बेटे, आपको पता है कि जल प्रदूषित होने के कारण भारत सरकार द्वारा कई अधिनियम बनाए गए और प्रदूषण को रोकने के लिए या जल संसाधन की मांग को कम करने के लिए जो जल संसाधन कम हो रहा है उसको पूरा करने के लिए कई उपाय आपको सबको पता है। अब जल संसाधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जल संरक्षण के उपाय। जल संरक्षण बेटे होता क्या है? जल संरक्षण मतलब किसी चीज़ को बचाना। आपको पता है कि जल एक ऐसा संसाधन है, अगर हम इसको बचाएंगे नहीं तो आने वाले समय में मानव जाति को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जल संरक्षण करना, हमारे को जल को बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट कारक है कि हमें जल को बचाना बहुत ज़रूरी है। जल के संरक्षण के कई उपाय हैं। सबसे पहला, नदियों पे बांध बना के जल भंडार को बढ़ाया जा सकता है। बेटे, चेक डैम बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे डैम बना दिए जाते हैं जहाँ पे झीलों के अंदर पानी को बचाया जाता है, क्योंकि जब वर्षा आती है तो वर्षा का पानी ऐसी ही नदियों में बह के सीधा समुद्र में चला जाता है। इसलिए नदियों पे छोटे छोटे चेक डैम या डैम बना दिए जाते हैं, जिससे उन झीलों पे नदियों के पास ही या डैम के पास ही एक झील बना दी जाती है जिसमें पानी को बचाया जा सकता है, जिससे जल के भंडार को बढ़ाया जाता है। कृत्रिम तालाबों का निर्माण करके बड़े बड़े तालाब बनाए जाते हैं। जब बारिश आती है तो उसमें पानी इकट्ठा होता है, जिसके कारण अंडरग्राउंड वाटर वहाँ से रिस के अंडरग्राउंड या भूम जल में वो पानी पहुँच जाता है। इसलिए इसके द्वारा भी हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा है प्रदूषित जल का पुनर्चक्रण करके। जो भी हमारा सीवर का पानी है या प्रदूषित जल है या उद्योगों में जो पानी प्रयोग आ रहा है, अगर हम उसको रिसाइकिल कर लें और प्रदूषित जल को साफ करके पीने योग्य बनाने की टेक्निक उपलब्ध है, लेकिन वो इतनी महंगी है कि हम उसको प्रयोग में नहीं ला सकते। बस हम इतना कर सकते हैं कि इस पानी का प्रयोग करके हम उद्योगों में जो पानी की ज़रूरत है हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। पुनः चक्रण के द्वारा जो प्रदूषित जल है उसको उद्योगों में प्रयोग करके हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है सिंचाई की नई पद्धतियाँ। अगर आपको बताया, अगर हम सीधा पानी डालते हैं खेतों में तो उससे क्या होता है, एक तो मृदा अपरदन भी होता है और सीधा पानी बहकर नदियों में चला जाता है। इसलिए सिंचाई के लिए नई नई तकनीकों का प्रयोग किया है। एक तो स्प्रिंकलिंग द्वारा, आपने कई बार देखा होगा पार्कों के अंदर एक फुहारे लगे होते हैं जो धीरे कभी कभी बंद होते जाते हैं, खुलते रहते हैं, जिसे स्प्रिंकलिंग टेक्निक कहा जाता है या मेथड कहा जाता है, जिसके कारण अधिक मात्रा में पानी खेतों में नहीं जाता। दूसरा टपकन विधि, ड्रिप मेथड। इसमें बांस की या पाइप में छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं और उस छेद के द्वारा ड्रिप छोटी छोटी बूंदों के रूप में पानी खेतों में जाता है, जिससे जल का संरक्षण तो होता है, इसके साथ साथ मृदा के संरक्षण भी होता है। चौथा है वर्षा जल संग्रहण। जो वर्षा का जल है उसको विभिन्न टेक्निक द्वारा अंडरग्राउंड सॉकपिट बना दिए जाते हैं, जिसके द्वारा वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। बेटा, वर्षा जल संग्रहण की कई विधियाँ हैं। भारत में वर्षा जल संग्रहण करने के लिए कई टेक्निक बनाई गई। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर वर्षा जल को आपने कई बार जोहर शब्द सुना होगा। गाँव में लोग बड़े बड़े तालाब बना देते हैं और उसमें बरसाती पानी इकट्ठा होता रहता है, जिसमें वो अपने जानवरों को नहलाने के लिए या खेतों में पानी डालने के लिए प्रयोग कर देते हैं, जिसमें वर्षा जल को संग्रहण किया जाता है। एक तो जलाशयों में, झीलों में और तालाबों में। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण करने के लिए कुंड बनाए जाते हैं या टांका। जैसे आपको पता है ऊपर छतों पे हम पानी स्टोर करने के लिए टंकी बनाते हैं, ऐसे ही राजस्थान में एक घर के आकार के, कमरे के आकार का एक पानी का एक टंकी बना दी जाती है, भूमिगत टैंक, जिसके अंदर वर्षा जल को इकट्ठा किया जाता है। जिसका एक ये लाभ होता है कि राजस्थान में गर्मी बढ़ने के कारण एक तो ठंडे रहते हैं, दूसरा उन्हें बरसात पानी की कमी जो होती है राजस्थान में वो इसके द्वारा पूरी की जा सकती है। टांका का निर्माण घर तथा गांव में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। तीसरा, सर्विस कूप द्वारा छोटे छोटे कुएं बना दिए जाते हैं, जिसके द्वारा अंडरग्राउंड वाटर को पहुंचाया जाता है। पुनर्भरण कूप, आपको पता है पृथ्वी के नीचे कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे भूमिगत जल पाया जाता है, इसलिए सीधा हम पाइप के द्वारा भूमिगत जल उस कूपों में
पहुंचाया जाता है ताकि हमारा अंडरग्राउंड वाटर बढ़ सके। छत पे वर्षा जल संग्रहण व झीलों का निर्माण। छत पे वर्षा जल संग्रहण के पाइपों के द्वारा नीचे अंडरग्राउंड वाटर में पहुंचाया जाता है वर्षा के जल को। इसके बाद है बेटे एक शब्द आता है जल सांभर प्रबंध क्या है। क्या आप सोचते हैं कि ये सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। बेटे इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार CBSE में इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। जल सांभर प्रबंध क्या है। बेटे जल सांभर प्रबंध है धरातलीय और भौम जल संसाधनों का दक्ष प्रबंध, यानी कि जो भी हमारा धरातल है, जो भी हमारा धरातलीय जल है, सतह पे जो जल है जैसे नदियों का, तालाबों का, झीलों का या भूमि के अंदर जो भी जल संसाधन है वो हमें आसानी से उसका प्रबंध करना सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों द्वारा जो भी हमारा वेस्ट हो रहा है पानी उसको बचाना और विभिन्न विधियों के द्वारा अंतःस्राव यानी कि जो ज़मीन के नीचे जल है उसको भरना, कुओं को भरना, तालाबों को भरना, इस विधि के द्वारा किया जाता है जिसे कहते हैं जल सांभर विधि। इसमें भूमिगत जल का स्टोरेज भी किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा समाज के बीच संतुलन लाना, क्योंकि अगर हम संसाधनों का सही से प्रयोग करेंगे तो मानव जाति के लिए और संसाधनों के बीच एक बैलेंस बना रहता है। तो इस जल सांभर विधि का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन बनाए रखना, संसाधनों का संरक्षण करना, पुनरुत्थान करना और विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित किया गया। जितने भी संसाधन, चाहे वो भूमि संसाधन है, जल संसाधन है, मृदा संसाधन है या वन संसाधन है, जो भी है प्राकृतिक वनस्पति है, उसका हमें क्या करना है, संरक्षण करना है, उन्हें बचाना है, उनको पुनरुत्थान करना है। अगर ख़राब हो गया तो उसको दोबारा से डेवलप करना है और उसका उपयोग बुद्धिमत्तापूर्वक करना है। इसलिए हमें इसे जल सांभर विधि को एक सतत पोषणीय विकास भी कहते हैं। जल सांभर प्रबंध सतत पोषणीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको पता है सतत पोषणीय विकास क्या होता है? कंटिन्यूअस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अंदर वो होता है कि हम ऐसे संसाधनों का प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ी भी इसका प्रयोग कर सके। कोई भी संसाधन है, चाहे लोहा है, कोयला है, जल है, वायु है, हम ऐसे इसका उपयोग करें कि आने वाली जनरेशन, पीढ़ी भी उसको ध्यान से अच्छे से प्रयोग कर सके। इसलिए जल सांभर प्रबंध सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों समाज के बीच मध्य संतुलन बनाए रखना। लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है इसमें कि कितनी मांग हो रही है किसी चीज़ की, उसको ध्यान में रख के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। जल सांभर व्यवस्था की सफलता मुख्य रूप से समुदायों के सहयोग पे भी निर्भर करती है। जरूरी नहीं है कि सरकार द्वारा किया जाए। कई बार छोटे छोटे गाँव के समूह, NGO, कई छोटे छोटे मोहल्ले के लोग, मोहल्ले कॉलोनियों के लोग भी इन संसाधनों को बचाने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों में लोगों के सहयोग से लेकर ग्राम पंचायतों द्वारा लागू भी किया जाता है। एक छोटे समूह से लेकर बड़े बड़े ग्राम पंचायतों द्वारा भी इसमें प्रयोग में लाया जाता है। बेटे भारत के केंद्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए जल सांभर विकास और प्रबंध कार्यक्रम पे बिंदुओं पे प्रकाश डालिए। आपको पता है कि भारत में कई ऐसे समूह हैं जो भारत सरकार की मदद कर रहे हैं अपने पर्सनल या व्यक्तिगत रूप से। कई लोग जल संसाधनों को बचाने में बहुत पहल की है। सबसे पहला जल संभरता विधि जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। जो जल संरक्षण विधि है वो है जल संभरता विधि जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण उपाय है, जिसमें कृषि के उत्पादकता को, कृषि को हम किस तरह से बढ़ाएं, इस विधि के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण जल संभरता विधि है। जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। इसके द्वारा हरियाली जल सांभर विकास केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है। एक हरियाली जल सांभर विकास कार्यक्रम जो केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने योग्य पानी पहुंचाना, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल उपलब्ध कराना। हरियाली जल सांभर विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा जो चलाया गया ताकि लोगों तक
ग्रामीण लोगों तक पीने का पानी पहुंच सके, वो अच्छे से सिंचाई के साधन का प्रयोग कर सकें, मछलियों का पालन कर सके और अपनी वनों को उगा सकें, इसलिए उन्हें उतना जल उपलब्ध कराया जा सके। दूसरी है आंध्र प्रदेश में एक गैर सरकारी संगठन NGO है आंध्र प्रदेश में, जिसने नीरू और मीरू नाम का एक कार्यक्रम चलाया, जिसमें होता जल और आप, नीरू मतलब जल और मीरू मतलब आप। एक कार्यक्रम चलाया गया जिसके कारण वहाँ के लोगों को जल के बचाने के उपाय बताए गए कि किस तरह से हम छोटे से लेवल पे हम जल को बचा सकते हैं। तीसरा जो उपाय बनाया गया वो राजस्थान के अलवर जिले में अरवारी पानी संसद कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें लोगों के जल संरक्षण संरचनाएं, लोगों को बताया गया कि हम जल के संग्रहण कैसे कर सकते हैं, कैसे हम जल को बचा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जल की मात्रा बहुत कम मिलती है। तो लोगों को इस बारे में जागरूक बताया गया कि किस तरह से हम जल का संग्रहण कर सकते हैं। जो भी हमारे अंडरग्राउंड तालाब हैं उनमें हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। उन्होंने ताल की खुदवाई, छोटे छोटे तालाब बनाए और रोक बांध बनाए, छोटे छोटे नदियों पे उन्होंने क्या बना दिए, डैम बना दिए, ताकि झीलों में पानी को इकट्ठा किया जा सके। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में रोलन सिद्धि गांव में एक कार्यक्रम, लोगों के सहयोग से एक कार्यक्रम जल संपदा विकास कार्यक्रम बनाया गया, जिसके अंतर्गत अंतरस्रावी तालाब का निर्माण किया गया। भारत में एक तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जहाँ पे घरों में जल संग्रहण संरचना, पहले अगर घर का निर्माण करना है तो एक नक्शा पास करने से पहले जल संरक्षण का एक मैप बनाना ज़रूरी बताया गया कि जिनके घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया जाएगा, वही घर का निर्माण किया जाएगा। बिना किसी उपयोग के इनके कोई भी इमारत का निर्माण नहीं होगा। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 लागू की गई, जिसके अंतर्गत इसके बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति 2002 लागू की, जिसकी प्रमुख विशेषता थी पहला, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना। सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में पहले बस बहुउद्देशीय योजना में का मुख्य उद्देश्य होता था बिजली का उत्पादन, लेकिन उसके बाद 2002 में बहुउद्देशीय योजना के अंतर्गत पीने के पानी को भी इसमें सम्मिलित किया गया। यहाँ पेयजल के स्रोत का कोई विकल्प नहीं था। पहले सिंचाई या बिजली उत्पादन में बहुउद्देशीय या बांधों का निर्माण किया जाता था। पेयजल मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ये सरकार ने कहा कि मानव जाति को शुद्ध और स्वच्छ जल पहुंचाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए उन्होंने इस 2002 की योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय जल नीति के अंतर्गत इसको कहा कि पेयजल को सभी मानव और प्राणियों तक उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। तीसरा, भौम जल के शोषण को सीमित करना। जो अंडरग्राउंड वाटर हम अंधाधुंध तरीके से प्रयोग कर रहे थे ट्यूबवेल के द्वारा, हैंडपम्प के पानी का प्रयोग करके, सरकार ने कहा कि हमें इस शोषण को रोकना चाहिए। इसमें दिल्ली में हैंडपम्प के पानी पे भी रोक लगा दी गई है कि अंडरग्राउंड वाटर का प्रयोग लोग नहीं करेंगे। नियंत्रण करने के लिए कई उपाय बनाए। चौथा, सतह और भौम जल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। अगर पानी है उसकी गुणवत्ता की हमेशा जांच होनी चाहिए। अगर गुणवत्ता में कमी है तो उसके लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे और लोगों को उसके प्रति अवेयर किया जाएगा। इसके बाद बेटे, आपको पता, जल एक ऐसा संसाधन है, आपको अभी पहले भी बताया कि इसके मामले में लोग लड़ने भी लग जाते हैं और युद्ध की स्थिति हो जाती है। भारत में भी कई द्वंद्व और विवाद कई राज्यों के बीच में, कई देशों के बीच में, हमारे देश में नदियों पे कई विवाद हुए हैं। इसका प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल की मांग। देखिए, जल संसाधन का ह्रास सामाजिक द्वंद्व और विवादों को जन्म देता है। अगर जल का संसाधन नष्ट हो जाएंगे तो हमारे समाज में ही लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे, विवाद होने लग जाएंगे, क्योंकि सबसे पहला कहेंगे जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ जल की मांग भी बढ़ रही है।
इसके विपरीत जल की आपूर्ति भी अत्यधिक उपयोग प्रदूषणों को पोषण के कारण उपयोग के अयोग्य हो सकती है। इसका एक जनसंख्या बढ़ रही है, जल की मांग बढ़ रही है, और मांग बढ़ने के कारण जो हमारा स्वच्छ जल है वो हमें उपलब्ध नहीं हो रहा, और उसका जो प्रबंधन है वो ढंग से नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, जिसके कारण लोगों में विवाद उत्पन्न हो रहा है। इस दुर्लभ संसाधन के बंटवारे को लेकर तनाव और लड़ाइयाँ हो रही हैं विभिन्न राज्यों में, विभिन्न संप्रदायों में, विभिन्न देशों के बीच में। ये एक विवाद का विषय बनता जा रहा है। भारत की लगभग सभी नदियाँ, आपको पता, एक से अधिक राज्य से होकर बहती हैं। अगर यमुना नदी को देखें तो यमुना नदी उत्तराखंड से दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है, जिसके कारण इस पे विवाद अभी तक बहुत लोग, आपको पता है, विभिन्न राज्यों से होकर बहने के कारण नदियों के जल को लेके विवाद रहते हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नदी विवाद पहला है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बीच में कावेरी नदी बहती है, जिसके कारण इन नदी पे कावेरी नदी का जल विवाद हुआ, जिसमें तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बीच। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी के जल को लेकर विवाद रहता है हमेशा। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी गुजरती है, उसके जल के बंटवारे को लेकर अभी विवाद रहता है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर जो गंगा जो एक राजस्थान में एक नहर गुजर रही है, इसको लेके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में नहर पे विवाद हो रहा है पानी को लेकर कि हमें गर्मियों के दिनों में जब पानी की मात्रा कम हो जाती है तो हर राज्य उस मांग के अनुरूप उस पर विवाद कर देता है। दिल्ली और हरियाणा के बीच में यमुना नदी जल विवाद आता है, क्योंकि दिल्ली की कोई अपनी नदी नहीं है, जो भी आता है वो यमुना से होता हुआ पानी हमारी दिल्ली में आता है, जिसके कारण दिल्ली और हरियाणा गर्मी के दिनों में इन पे पानी को लेकर विवाद होता है। इस विवाद को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पानी का बंटवारा किया है। बेटे, वर्षा जल संग्रहण होता क्या है? अगर हमारा इस तरह से विवाद होता रहा तो हमें सबसे प्रमुख कारण है कि हमें जल को बचाना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जल को वही बचा देते हैं। आपको पता है सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा का जल, उस वर्षा के जल को हमें बचाना जरूरी है, जिसके लिए वर्षा जल संग्रहण आवश्यक है। वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य, बेटे, वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकना और उसको इकट्ठा करना। आपको पता है जब बारिश होती है तो इतना बाढ़ आती है, वो पानी सीधा समुद्र में चला जाता है। अगर हम उसी को ढंग से प्रबंध करके पानी को इकट्ठा कर लें तो हमारे को पानी के लिए लड़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा मानसूनी वर्षा होती है। अगर हम बुद्धिमत्तापूर्वक उस पानी को स्टोर करना सीख जाएं तो हमें किसी तरह के विवाद की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए भूमिगत जल के पुनर्भरण के लिए भी किया जाता है। वर्षा जल को हम कहाँ करते हैं? अंडरग्राउंड वाटर में इकट्ठा कर सकते हैं। वर्षा के जल की बूंदों को संरक्षित करने के लिए नलकूप, गड्ढों और कुओं में पानी एकत्रित किया जाता है। इसके उद्देश्य क्या है वर्षा जल के? एक तो पहले जल की मांग को पूरा करता है, क्योंकि गर्मियों में जब जल की मांग कम हो जाती है तो वर्षा जल को हम इसकी मदद से पूरा किया जा सकता है। दूसरा, वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, क्योंकि आपको पता है हमारे जो 1869 घन किलोमीटर पानी में से 690 ही घन किलोमीटर पानी हम प्रयोग में ला सकते हैं। अगर हम वर्षा जल के को संग्रहण कर दें तो पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तीसरा, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाता है, क्योंकि आपको पता है दिन प्रतिदिन भूमिगत जल क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है। अगर हम उसे वर्षा जल को अगर उसमें एकत्रित करते रहेंगे तो भूमिगत जल स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फ्लोराइड और नाइट्रेट को कम करने के लिए भूमिगत जल की गुणवत्ता में, क्योंकि अगर हम ज़्यादा कर उसमें फ्लोराइड और नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारी हड्डियों संबंधी बीमारियां हो रही हैं। अगर हम वर्षा जल को उसमें बढ़ा देंगे तो हमारी उसकी गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी। मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है। अगर हम सीधा ही पानी को अंदर भूमिगत उसमें डाल दें तो एक तो मृदा जो अपरदन होता है, मिट्टी बहा के ले जाती है बाढ़ के दिनों में वर्षा,
उससे बचाव होगा। और बाढ़ जो समय समय पे आ रही है उसके लिए उपाय हो सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु और सूखे के समय जल की घरेलू मांग को पूरा किया जा सकता है, और सड़कों पर जो जल फैलाव हो रहा है उसको भी रोका जा सकता है। तो इस तरह से हम जल को अगर हम बुद्धिमत्तापूर्वक बटे अगर हम प्रयोग करें, एक जल एक ऐसा संसाधन है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए हमें इसे बुद्धिमत्ता और सतत रूप से और जागरूकता के द्वारा इसका प्रयोग करना चाहिए। तो इस पाठ में हम यही पढ़ाएंगे आगे। धन्यवाद। आगे